20 सितंबर को तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, मिशन नूर क्या है? क्योंकि अगर जब मिशन की बात की जाती है तो बहुत से ख्यालात दिमाग में आते हैं। अजानें दी जाएंगी रात 9 बजे, घरों की छतों पर खड़े होकर इसकी वीडियोस बनाई जाएंगी और वीडियोस जो है वो शेयर की जाएंगी। तहरीक इंसाफ का ये प्लान जो है वो सामने आया है। इसके अलावा सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के लोगों के वीज़े अक्सर बंद कर देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में एक बेहतरीन माहिदा, दिफाई माहिदा जो है वो अमल में लाया गया है। इसके अलावा तीसरा टॉपिक हमारा होगा, एशिया कप में पाकिस्तान की टीम से भारत के लोगों ने हाथ नहीं मिलाए, लेकिन मैच हम हार गए और रोना हम रोते रहे कि हाथ क्यों नहीं मिलाया। आखिर में मुख्तसर सी बात करेंगे, सिंध से जो सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है वो पंजाब के किस किस इलाके को मुतासर कर रहा है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि रिवर्स वहाँ से ये आना शुरू हो गया है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं राना मोहम्मद अजीम साहब। आप इनको अक्सर वीलॉग्स में और इनके चैनल पर देखते हैं, इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। राना साहब, तहरीक इंसाफ पे आपकी अच्छी खासी रिसर्च है और 20 सितंबर को ये क्या करने जा रहे हैं, ये मिशन नूर क्या है? ये तो अब ऐसा नहीं लग रहा कि अब मामलात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं तो अब वो बदवाओं का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जो अज़ान है ना शादाब साहब, अज़ान है अल्लाह ताला को के घर की तरफ पुकारने के लिए। जब रजू किया जाता है ना, अज़ान दी जाती है कि आओ अल्लाह के घर की तरफ आओ, नमाज़ पढ़ो, इबादत करो। फिर आपको याद होगा जब करोना आया तो करोना में भी कहा गया कि रोज़ाना रात को अज़ानें दें ताकि कोरोना जैसे मर्ज से हमें निजात मिले। याद है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। फिर एक दुआ तमाम टीवी चैनल चलाते थे। बिल्कुल, ये सारा कुछ हुआ। अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल है। हमारे हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि रोज़ाना के हिसाब से अगर देखें हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे बड़े बड़े अफसरान जो हैं उन पर हमले हो रहे हैं, हमारे आम शहरी शहीद हो रहे हैं। और इस वक्त में अगर एक लफ्ज़ उन्होंने कहा है कि आपने रात 9 बजे अजान देनी है, अब क्या अजान में कोई एक लफ्ज़ ऐसा है कि जिस पे किसी को इतराज़ हो? ये तो फ़ख्र करना चाहिए, ये तो खुश होना चाहिए कि अगर मेरे मुल्क से सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म करने के लिए हम अल्लाह के हजूर, रब के हजूर ये इल्तिजा करें अजान के ज़रिए कि या अल्लाह मेरे इस वतन को अजीज़ रखें, मेरे इस वतन को कायम व दायम रखना, इसमें लोग जो मुतासिर हुए हैं या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाना, दहशत गर्दी का हाथमा फरमाना, इस मुल्क को मजबूत से मजबूत तर बनाना। देखिए, किसी जगह ये नहीं कहा गया कि आपने अजान के बाद कोई बददुआ देनी है, किसी जगह ये नहीं कहा गया कि आपने अजान के बाद कोई दुआ भी करानी है, किसी जगह ये लफ्ज़ नहीं कहा गया कि आपने अजान के बाद कोई एहतजाज करना है, आपने अजान के बाद निकल। भाई अजानें तो दी जाती हैं, क्या जब बारिश ना हो आप अजान नहीं देते? क्या अजान को उस वक्त नहीं कहा जाता कि जनाब बारिश के लिए दुआ मांगे, अजान दें, नफल पढ़ें? क्या ये नहीं कहा जाता? जब कहत का मामला हो ये नहीं कहा जाता? आप इस्लामी हिस्ट्री को उठा के देखें, क्या ये नहीं कहा जाता? तो फिर जब ये होता है तो इससे डरना क्या? असल में राना साहब आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन 9 मई के बाद ना थोड़ा सा डर गए हुए हैं कि कोई अजान के बाद भी कोई इस तरह का सिलसिला ना शुरू हो जाए जिससे आम आदमी को मुतासिर हो या घबरा जाए। बात बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक बंदा बता दें, कोई एक सियासी जमात बता दें जिसके इतने लोग गिरफ़्तार, इतनी सज़ाएँ हुई हों और उसके बाद भी लोग परेशान होते हो। क्यों परेशान होते हैं? परेशानी वाली बात ही कोई नहीं। जो परेशान होना चाहिए 27 सितंबर के जलसे से, उस पर भी आएंगे हम आगे। वो क्या, वो जलसा क्या है, उसमें वो क्या करने जा रहे हैं, उसमें वो क्या ऐलान करने जा रहे हैं, उसमें मैं ये आपको बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही जो मैंने 3 नहीं 4 नहीं बहुत से लोगों से पूछा, इवन तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से पूछा, उन्होंने कहा सिर्फ एक अजान, कोई उसमें दूसरी चीज़ नहीं है। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये काम तो सबको करना चाहिए। अजीब ना थोड़ा सा इसलिए लग रहा है कि इससे पहले जो अजान की कॉल दी जाती है वो बेसिकली हुक्मरानों की तरफ से दी जाती है कि खुदा न खास्ता खुशहाली है या सैलाब की सूरत हाल है या फ़लाँ चीज़ है, तो पूरी कौम छतों पे जाके, ये पहली दफ़ा एक सियासी जमात की जानिब से जो है वो अजान की कॉल दी गई है। इस पर थोड़ी सी
परेशानी है। अच्छा, वो सियासी जमात जो है उसने वोट सबसे ज़्यादा लिए हैं पाकिस्तान में। बेशक उस सियासी जमात के पंजाब में अपोजिशन में है, KPK में हुकूमत में है, सिंध में अपोजिशन में है, बलूचिस्तान में अपोजिशन में है। सेनेट में उनके अरकान असम्बली मौजूद हैं, सेनेटर मौजूद हैं, और पार्लियामेंट में उनके बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो इसलिए जब वो एक सूबे में भी हुकूमत में हैं तो आप किस तरह हम कह सकते हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा, वो हुकूमत में नहीं है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ये दे ले कॉल, मैं कहता हूँ कि हुकूमत को कॉल दे देनी चाहिए। हुकूमत को कह देना चाहिए भाई आए, आकर आप लोग सब अजाने दें, एक दिन कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें। हुकूमत ने क्यों, मेरा ये सवाल आपसे है शादाब साहब, हुकूमत ने ये क्यों नहीं किया? क्या इस मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ नहीं है? क्या इस मुल्क में दहशतगर्दी नहीं है? क्या इस मुल्क में गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलती है? अगर तो मुझे बता दें मिलती है तो ठीक है। यहाँ पर गंदम महंगी, यहाँ पर रोटी महंगी, यहाँ पर चीनी महंगी, यहाँ पर अद्वियात महंगी, यहाँ पर मौत महंगी, तो फिर भी आप कहते हैं कि जनाब अजान भी ना दें, लगा दे पाबंदी। चले लगा दे पाबंदी जी, आप मशवरा दे कि उनको लगवा दे पाबंदी, अजानों पे पाबंदी लगवा दें कि हम अजान देने के लिए तैयार नहीं है, हम गजा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे गजा के लिए जुलूस निकालें आप तो आपको लाठियाँ बढ़ती हैं, नहीं बढ़ती लाठियाँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या करें फिर? यहाँ तो हमें बता दिया जाए कि भाई आपने फलां फलां कहना, एक हमें माला दे दे, उस पर लिख कर दे दे कि सहाफ़ी जो हैं वो सारे TV पर बैठ के इस माला को जपें, वो जो माला जपेंगे वो ही अवाम जो है उसका विरोध करेगी। ये अच्छा राना साहब, एक पॉइंट ये लास्ट इस मुतल्लिका ये जो मिशन नूर पे ये वीडियो जो है अजान देंगे, अजान तो ज़ाहिर अल्लाह ताला के लिए दी जाती है, अल्लाह ताला तक पहुंचानी होती है, उस अजान को रिकॉर्ड करें और उसके बाद सोशल मीडिया पे चलाएं, ये क्या, ये किस वजह से इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि एक चीज़ को फैलाना चाहिए ना। हम सोशल मीडिया पे किरत सुनते हैं, हम सोशल मीडिया पे नाज शरीफ सुनते हैं, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर तो वो ये कहें कि सोशल मीडिया पे आप कोई ऐसी चीज़ फैलाएं जिससे इंतशार पैदा होना है, फिर तो उनको पकड़ में रखना चाहिए। अगर वो कहे कि सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज़ फैलाएं जिससे किसी की दिल आज़ारी होनी है, अजान से एक ही बंदे की दिल आज़ारी होनी है जो गैर मुस्लिम है, बेशक अजान से उसकी दिल आज़ारी होनी है जो मुस्लिम नहीं है। तो हम सारे मुसलमान जब मोबाइल अपने फेसबुक खोलें या यूट्यूब खोलें और अगर हमें सबसे पहले अजान नज़र आए, अजान सुनने में मिले, तो इससे अच्छी बात और कौन सी? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अब आ जाते हैं जी 27 सितंबर को राना साहब, ये अब आपने कहा जी बड़ा काम होने जा रहा है, ये क्या बड़ा काम होने जा रहा है जी? वहाँ पर वज़ीर आला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा वो शिरकत करेंगे, क्योंकि आजकल हालात इसी तरह के, पूछना पड़ता है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। मेरी इत्तला है जी कि वज़ीर आला उसको बाकायदा, मैंने कल पूछा और मेरी ज़ात खुद बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं इसको होस्ट करूँगा, उस पर एक तकरीर होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह बनाते हैं वो इमरान खान की तकरीर भी दिखाई जाएगी, वहाँ पर चारों सूबों से लोगों की तकरीर सुनाई जाएंगी, और वो जलसा जो होगा वो एक नुक्ता आगाज़ होगा। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो नुक्ता आगाज़ होगा एक नई तहरीक का। अब वो जलसा कितना बड़ा होता है, उस जलसे में कितने लोग आते हैं, वो जलसा क्या सूरत हाल इख्तियार करता है, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है, वो जलसा कोई जुलूस की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा, वो जलसा किसी रैली की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। हाँ, उस जलसे में एक लाया अमल दिया जाएगा, उस जलसे में एक जो चीज़ है वो वाज़े तौर पे दी जाएगी कि आगे हमने क्या करना है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बड़ी क्लियर सी चीज़ है, ना तहरीक इंसाफ अब किसी शहर की तरफ चढ़ाई करेगी अभी, और ना तहरीक इंसाफ जो है वो कोई इंतशार की तरफ जाएगी। ये बात मैं आपको बिल्कुल उनके लोग जो मुझे बताते हैं, जो हमारे ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं। तो इसलिए 27 का जलसा ये तयन ज़रूर करेगा कि एक सियासी जमात जिसको माइनस करने के लिए उनके सियासी मुखालफिन ने एक से बढ़कर एक टिल लगाया है, क्या वो माइनस हुई है या उसने सबको माइनस कर दिया? अच्छा, अलीमा खान साहिबा होंगी वहाँ पर? जी बिल्कुल होंगी, क्योंकि मैं फिर वही बात करूँगा ना, तहरीक इंसाफ में जिस तरह आजकल इख्तलाफात हैं, वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, बेशुमार इस तरह के लीडर्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन नहीं आपको नाम लेने चाहिए ना, कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं और अलीमा खान साहिबा, इनके दरमियान में कोई इख्तलाफ राय तो नहीं है इस 27 तारीख के हवाले से? अगर आपने कल की कुछ तस्वीर देखी होती तो शायद आपको ये कहने भी ज़रूरत पेश ना आती। तो अगर आपने कल उनकी गुफ्तगू इकट्ठे सुनी होती और परसों भी सुनी होती तो आपको ये कहने में
दिक्कत पेश ना आती। बात यह है कि कौन सी सियासी जमात है जिसमें इख्तलाफ नहीं होते, और जिसमें इख्तलाफ नहीं होते फिर वो सियासी जमात नहीं होती, वो आमरीत होती है। और अलीमा ख़ान जलसे में होंगी लेकिन स्टेज पर नहीं होंगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, अलीमा ख़ान जलसे में होंगी लेकिन स्टेज पे नहीं होंगी। तो फिर वो ना लाखों का नीचे मजमा और नीचे अब हम कह दिए वो नीचे अलीमा खान साहिबा थी। सब अलीमा ख़ान को तो कवर करने के लिए सारे मौजूद होंगे, क्योंकि फौरन बहुत पकड़ से लेंगे, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी खबर निकल आए कि आपस नहीं, में खबर तो राणा इख्तलाफ साहब है। ये जो आप मुझे खबर दे रहे हैं ये जाहिर है कि अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं और इस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं, वो जलसे में होंगी, स्टेज पे नहीं होंगी। भाई नहीं होंगी, इसलिए नहीं होंगी शादाब साहब, वो तहरीक इंसाफ की जुम्मेदार नहीं है। वो 50 दफ़ा कह चुकी हैं, एक बात 50 दफ़ा, कि मैं अपने भाई के लिए ला रही हूँ। तो क्या इस जलसे का इमरान खान साहब की रिहाई से कोई मुतालबा नहीं होगा, उस पर कोई ताल्लुक नहीं होगा? जी 100% तल्लक होगा। तो इमरान खान की रिहाई से तल्लक जो है उसी तल्लक की बिना पर तो अलीमा खान ने वहाँ पे आना है। अलीमा खान ने तहरीक इंसाफ के जलसे में नहीं आना। तहरीक इंसाफ, अलीमा खान ने वाज़े कहा है कि ना मैं तहरीक इंसाफ की कोई ओहदेदार हूँ। अच्छा चले मुझे एक बता दें, कोई 50 एक एजिटेशंस तो आपने भी देखी हैं, बिल्कुल, कोई 50 एक जलसे आपने हमने भी देखे हैं। बिल्कुल इमरान खान के इक़्तिदार से लेकर इकट्ठे देखे हैं, इमरान खान के इक़्तिदार से लेकर अपोजिशन तक, किस में अलीमा खान स्टेज पे देखी है? लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब थे ना स्टेज पे। नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जब इमरान खान साहब नहीं थे, उस किसी एक स्टेज की मुझे बात बता दें जिसमें देखा जैसे अल्लाह गरीक रहमत करे कुलसूम नवाज साहिबा को, कि वो जब मियाँ साहब मुश्किल में थे वो फ्रंट पे आई, उन्होंने बिल्कुल तहरीक चलाई, सारा उस वक्त खिताब भी करती कितने थी, जलसों में भी आती थी। आपने मेरे सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद के लिए इस तरह निकली जिस तरह भाई नहीं निकल सकता, और उसने एक मिसाल कायम की। मरियम नवाज शरीफ ने एक मिसाल कायम कर दी कि ये एजिटेशन होती है। मोहतरमा मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा जो है, उन्होंने साबित कर दिया बीवी का हक उस वक्त जब बड़े बड़े लीडर छोड़कर जा चुके थे। इसी तरह मरियम ने भी हक अदा किया जब बड़े बड़े लोग जा चुके थे, जब लोग एहतजाज में नहीं आते थे। तो यार उनकी दफ़ा हलाल है और ये अलीमा निकले तो ये हराम है। ये क्या बात हुई? अच्छा, हम मीडिया जो है हम सच बोलना क्यों छोड़ गए हैं? हमें क्या कोई लिखी पढ़ी बात आती है? हमें डरना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात से। और हम दो चीज़ें हमें करनी चाहिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी, लेकिन जमहूरियत के अंदर जो हो रहा है वो तो बताना चाहिए ना यार। अच्छा राना साहब, ये जो इतलात हैं कि जो पीटीआई ने जो कमेटियां बनी होती हैं असम्बलियों की, वो तो छोड़ दी हैं और आगे प्लान ये किया जा रहा है कि कोई जो सूबाई और असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट से भी इस्तीफ़े दिए जाएंगे। क्या ऐसा कुछ सोचा जा रहा है? और अगर सोचा जा रहा है तो आपको लगता है कि ये अक्लमंदाना फैसला होगा इस हालात में? पहली बात यह है कि इस्तीफ़े नहीं दिए जा रहे, ये बात आप नोट कर लीजिए। हमारे बहुत से विलोकर जो होते हैं ना, और बहुत से लोग जो होते हैं, वो ख़बर फौरी तौर पे बनाने के लिए इस्तीफ़े तैयार करा देते हैं। इस्तीफ़ों की बात यहाँ तक हुई थी कि अगर कप्तान मांगेगा तो सारे इस्तीफ़े तैयार होंगे, कोई एक शख्स भी नहीं मांगेगा। जो कमेटियों से इस्तीफ़े दिए हैं उसकी एक रीज़न थी। कायमा कमेटी बराए हुकूक़ इंसानी जो है, जब उसका हेड कहता है कि जनाब मुझे मेरे कहने पर इजलास नहीं बुलाया जाता, मेरे कहने पर लिस्टें नहीं दी जाती, इस तरह बाकी कमेटीज़ के लोग भी यही बात कहते थे। तो फिर इमरान खान ने कहा कि भाई क्यों तुम फिर वहाँ बैठे हो? फिर जब तुम्हारी एक कमेटी में अहमियत कोई नहीं है तो क्या आप एक गाड़ी लेने के लिए बैठे हैं? क्या आप टीए लेने के लिए बैठे हैं? क्या आप एक प्रोटोकॉल लेने के लिए बैठे हैं? फिर आप फैसला कर लें, या तो अपनी सियासी खबर बना लें तो यहाँ फिर अवाम में चले जाए। तो उसके बाद फैसला हुआ, और फैसले से मैं समझता हूँ पीटीआई ने वो दुरुस्त फैसला किया, गलत किया इसका तो पीटीआई बता सकती है। लेकिन एक सवाल है मेरा, उनके इस्तीफ़ों को कबूल क्यों नहीं किया? एक तरफ आप कहते हैं वो बड़ी बुरी जमात है, वो बिल्कुल हम तो इनको फारिग कर देंगे, तो उनके इस्तीफ़ों को कबूल क्यों नहीं किया? उनके इस्तीफ़ों को दाखिले दफ्तर क्यों कर दिया गया? हो सकता है राना साहब कुछ ने जाके कहोगे पैन भेज रहे थे मनियो ना पर चलिए। तो अगर ये बात होती शादाब साहब तो एडे भोले कोई नहीं सन। हाँ। एक मिनट तो पहले सामने आ जाती। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं राना साहब, वापस आएंगे तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं, ये एक बहुत अच्छी और खुशी की बात है। लेकिन दूसरी तरफ कई दफ़ा आप ख़बरें देखते हैं कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के जो वीज़े हैं रोक दिए गए हैं, इनकी क्या वजूहत है? राना अजीम साहब मेरे साथ ही रहेंगे, इनसे इस पर डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सऊदी अरब के साथ मुआहदा, दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं और अब इनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी ये तो ज़ाहिर है जब SOPs बनेंगे, जो चीज़ें सामने आएंगी तो इसकी डिटेल्स पता लगती रहेंगी। लेकिन बज़ाहिर ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो लोगों पे अक्सर जो वीज़े लगाने पाबंदी लगा दी जाती है, काफ़ी अरसे के लिए रहती है, फिर हटा दी जाती है, क्या वजूहत है? एक तरफ हमारा इतना प्यारा ब्रदर मुल्क, हमारा भाई, हमारा हर तरीके से सपोर्ट करने वाला, और अब तो उनके साथ मज़ीद ताल्लुक़ बन गया है। ये वजूहत क्या हैं और क्या ये फ्यूचर में भी इस तरह की हो सकती है? राना साहब से इस पर राय लेंगे। जी राना साहब, क्या वजूहत है? पहले तो ये छोटा सा मुआहदे पर बताएं, कैसा ये बेहतरीन जो अमल हुआ है इस पर सऊदी के साथ मुआहदा। देखें शदाब, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा है और हमारी तो जान भी कुर्बान है हरमैन शरीफैन के लिए। बेशक। देखिए पाकिस्तान के दुनिया का हर मुसलमान जो है वो इस पे बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें पाकिस्तान और सऊदी अरब में कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पर हमारी सबसे मुक़द्दस जगह खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे सहाबा कराम की वहाँ पे है, जन्नतुल बकी वहाँ पे है, रियाजुल जन्ना वहाँ पे है। तो हमारी तो जान भी कुर्बान है। और ये मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट है पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का कि जिन्होंने असल क्रेडिट उनका है, हमें मानना चाहिए। हम ऐसे ही आप लगे रहते हैं जी फ़लाँ सियासी, कोई सियासी नहीं, ये उनका क्रेडिट है और उनके क्रेडिट से ये सारा कुछ हुआ है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी पाकिस्तान कौम के लिए खबर भी है। लाखों डॉलर भी आएंगे, करोड़ों अरबों डॉलर भी आएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पाकिस्तानियों के लिए एक बड़े अच्छे रास्ते भी बनेंगे। साहब, हम आदमी तक पहुँचेंगे ना, जो डॉलर आएंगे वो आज तक पहुँचे, जो सारा कुछ आपने अगर तो आज तक पहुँचे हैं फिर पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें ये तो फ़ख्र होना चाहिए कि हमें वहाँ उस मुल्क के साथ हमारा मुआहदा हुआ है। हमारे यहाँ पे सैलाब आए तो सबसे पहले सऊदी अरब हमारी मदद को आता है। यहाँ पे ज़ल्ज़ला आए तो सबसे पहले सऊदी अरब हमारे मदद को आता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाजिद सऊदी अरब की तरफ से बनाई गई हैं, सबसे ज़्यादा लंगर खाने सऊदी अरब की तरफ से बनाए गए, सबसे ज़्यादा गुरबा की इमदाद सऊदी अरब की तरफ से की जाती है। और आपके पाकिस्तान की, हमारे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद सऊदी अरब में काम कर रही है। उन्हें वहाँ पे सहूलतें दी जाती हैं, वहाँ पे उनके लिए बात की जाती है। याद करें इमरान खान ने जब सऊदी वली अहद आए थे तो उन्हें क्या कहा था, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं उनके लिए ये चाहिए। देखें ये पाकिस्तान के लिए आज एक सुनहरी दौर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, क्या ये सुनहरी दौर को ख़राब करने वाले जो लोग हैं, जो अभी आपने कहा था कि वीज़े बंद हो जाते हैं, ये अभी 4 दिन पहले वीज़े बंद थे और लोग बड़े परेशान थे, टिकट ले ली थी, होटल की बुकिंग हो चुकी थी, वीज़ा नहीं मिल रहा था। अच्छा, इस पर मैंने शदा भाई पूरी रिसर्च की। अच्छा। और मैंने एक सरकारी रिपोर्ट भी भरी, फिर मैंने बाकी जगह से नहीं। उन्होंने कहा जी इसकी वजूहात क्या है, हमने पूछा तो उन्होंने वजूहात आगे रख दी। उन्होंने कहा 4 किस्म के लोग पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं। उसने कहा एक तो जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों से उम्रा वीज़े पे जाते हैं लोग, जो जाके फ़कीरों का रूप धारते हैं। अच्छा। और वहाँ पे बतौर वो फ़कीर बनकर मांगते हैं, उम्रा वीज़े पे जाते, उम्रा भी नहीं करते, वहाँ पे मांगना सबसे बड़ा जुर्म है। सही है। उसके बाद दूसरे लोग वो हैं जो वहाँ पर जाकर यहाँ से मंशियात लेकर जाते हैं। याद है आपको मोहसिन नकवी साहब ने एक फैमिली को बचाया था, जी हाँ, जो पकड़ी गई थी। बिल्कुल। और उसको क्या हुआ था, बेचारे गरीब लोग थे, मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए। एक शख्स आया, उसने कहा जनाब बाकी पैसे मैं देता हूँ, बस मेरा ये सामान ले जाइएगा। और वो सामान क्या था, सामान के अंदर वो मंशियात थी, बाकी चीज़ें थी। और एक ग्रुप वो है जो वहाँ पर पाकिस्तानियों को बेचता है विजिट वीज़े के नाम पर। ये आपके लिए बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ। विजिट 3 माह का विजिट वीज़ा होता है जो 1 एंट्री होती है। अच्छा, उस विजिट वीज़े पे जिसको भेजा जाता है वो जाके वहाँ स्लिप हो जाते हैं। उनका नाम रखा होता है खरगोश। अच्छा। ये आपको खबर दे रहा हूँ, उनका नाम है खरगोश। वो कहते हैं जी खरगोश है ये। वो वहाँ जाके गायब हो जाते हैं। फिर जब पता चलता है कि रिकॉर्ड से कि यार यहाँ पर तो विजिट वीज़े पे 3 माह के वीज़े पे आए हैं लोग, इनकी तादाद है 50,000 और जब रिटर्न जो वापस आए हैं उनकी तादाद है 3,000, तो बाकी कहाँ गए भाई? तो उस पर फिर इंक्वायरी शुरू होती है। वो पकड़े कहाँ से जाते हैं? मुख्तलिफ जगहों से, खजूरों के बागों से, वो मुख्तलिफ धंधा करते पकड़े जाते हैं, ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। इस पर जब एक इन्वेस्टिगेशन हुई कि ये करता कौन है, तो 2 नाम सामने आए। और ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि आप चेक कर लीजिएगा,
पता चला कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर, नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 200 वीज़े लगवाते हैं, खरगोश वीज़े, उसे कहते हैं खरगोश वीज़े। मैंने पूछा उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आते हैं? कहते वो इतने टेक्निकल लोग हैं कि वो बाकायदा एम्बेसी को भी धोखा दे जाते हैं। अच्छा, वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं कि जिनको पकड़ा ही ना जा सके। उन डॉक्यूमेंट्स में जो लोग जाते हैं वो वहाँ जाके खरगोश हो जाते हैं, वो वहाँ जाकर गायब हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाने वाले लोगों की जो तादाद है, वो एयरपोर्ट पता कौन सा इस्तेमाल करती है? कराची एयरपोर्ट। अच्छा, कराची एयरपोर्ट को इस्तेमाल जहाँ पे किया उनकी कुछ सेटिंग होती होगी। हालांकि अब तो हमारी FIA ने इंतहाई सख्ती की हुई है, चेक करते हैं लोगों को और ये सारा कुछ देखा जाता है, उसके बाद किसी को जाने की इजाज़त दी जाती है। अच्छा, ये लोग जो हैं अब इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान का एक बड़ा अदारा कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ जगहों से लंबी चौड़ी एक लिस्ट मंगवा के रखी है, जिसमें पता चला कितने हज़ार पाकिस्तानी, ये जो आपको खबर मिलती है ना, हमें जेलों में है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। सबसे ज़्यादा आपको पता है ना, सऊदी अरब की जेलों में है। उसके बाद यही ग्रोह जो होता है यहाँ से ऐसे आपको पता है, आपका दुबई का वीज़ा भी बंद हो गया तकरीबन। बंद अच्छा। क्या, मुश्किल तरीन वीज़ा दुबई का हो गया। हालांकि पहले तो आराम से वीज़ा मिल जाता नहीं, था। अब नहीं मिलता ये आराम से, बहुत मुश्किल तरीन वीज़ा हो गया। उसकी वजह वहाँ से ये कन्वर्ट हुए, उम्रा वीज़ा लिया आसान से, वहाँ चले गए, या 3 माह का वीज़ा लिया और वहाँ पे पिछले दिनों 20 लड़कियाँ पकड़ी गई। अच्छा, गलत धंधा करते हुए। कितनी शर्म की बात है एक मुकद्दस तरीन जगह पे। तो जब तक ऐसे माफिया का हाथमा नहीं होगा तो फिर वीज़े तो बंद होंगे। सऊदी अरब बिल्कुल ठीक है, गलत हम लोग हैं। हम क्यों नहीं ऐसे माफिया को पकड़ते? हम क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ते? उस लिस्ट को निकाला जाए, ये बाकायदा एक बॉक्स होता है जी, उस बॉक्स में पासपोर्ट जाते हैं, उनकी लिस्ट को आगे रखा जाए, रख के आप देख लें, मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ, तो आपको नजर आएगा 3 माह के लिए जितने लोग गए हैं वो शायद 3-3 साल से नहीं आए। तो फिर वो क्या करेंगे? वहाँ पे खजूरों के बागों में छुपेंगे वहाँ तो पर। सब ये तो फिर हमारी जो भी अभी के या माजी के हुक्मरान हैं, ये तो असल तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो इस तरीके से शफाफ रखें कि अगर पाकिस्तान से कोई किसी भी मुल्क में, सऊदी अरब के अलावा भी किसी मुल्क में जाता है, तो उन्हें पता हो कि क्योंकि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का एक वीज़े के साथ आया है तो इसलिए इसमें लोचा हो ही नहीं सकता। ये बड़ा क्लियर है। ये तो हमारी अपने मुल्क की साख भी खतरे में डालती हैं इस तरह। तो जब हमारे मुल्क से गए हुए खिलाड़ी गायब हो जाते हैं, हमारे मुल्क से गए हुए सियासतदान गायब हो जाते हैं, पिछले दिनों के एक पूरी टीम गायब हो गई, तो फिर आप क्या कहते हैं? आप किसको कहेंगे? लेकिन हम देखें, बहुत से एजेंट अच्छे भी हैं पाकिस्तान में जो ठीक काम करते हैं, लेकिन इसकी वजह से सबको सज़ा मिलती है जो गलत काम करते हैं। मैं कहता हूँ सबकी सज़ा से ज़्यादा पाकिस्तान की बदनामी होती है। अब लोगों को सोचना चाहिए, जब पाकिस्तान के हाथ में सऊदी अरब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और आपको पता है कि वहाँ पर हर जगह सऊदी अरब में पाकिस्तानी परचम लगे हुए थे, और जब पाकिस्तानी को इज़्ज़त मिली है तो अब हमें इसे कायम दायम रखना चाहिए। बिल्कुल राना साहब, जैसे अब आप बात करें, जो मकामात के नाम आपने बताए हैं वो तो बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, बग़ैर किसी लालच के हमारी दिलो जान उन मकामात पे कुर्बान, हमारे मतलब सब कुछ वहीं पर है। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। राना साहब, अगले टॉपिक पे चलते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान का मैच होता है जी भारत के साथ, और बड़ी खौफनाक, इबरतनाक किस्म की शिकस्त होती है। और अगले दिन टीवी चैनल्स के ऊपर क्या चल रहा है कि हमारे समेत कि जनाब हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया। अब हम पठानों में तो वैसे ही दुश्मनों के साथ हाथ नहीं मिलाते, लेकिन चलो हाथ नहीं मिलाया सर, उसको करके हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस, आप सारा कुछ भूल गए। मतलब हम भूल गए कि हमारी टीम ने, जो हार भी होती है, देखिए खेल में हार जीत होती है, लेकिन एक होती है हार, एक होती है इस तरह की हार। तो क्या समझते हैं कि वो फोकस चेंज करने के लिए मीडिया का कि जी चलो हाथ की तरफ लगे रहें और ये मैच को बाद में देखे जाएगा? दो चीज़ें हैं, हमारी तवज्जो हटाई गई नंबर 1 तो, और नंबर 2, क्या वो मैच रेफरी तब्दील हो गया? नहीं, बाद में माफ़ी मांगी। पता नहीं माफ़ी मांगी, आपने सुनी माफ़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उसने आके किसी टीवी पे, किसी चैनल पे कहा मैंने माफ़ी मांगी? बिल्कुल नहीं। एक स्टेटमेंट। उससे पहले तो कल सारा दिन हम बैठे रहे, टीम होटल में वापस चले गई, हाँ, टीम ने नहीं आना, टीम बैग उठा के रख ली, बैग उठा के रख ली, बैग, वो हम तो बैग देखते रहे। बात यह है, हम इंडिया से हाथ मिलाना ही नहीं चाहते भाई। बिल्कुल। एक दुश्मन है मेरे मुल्क में, वो दहशतगर्दी कर रहा है, मेरे मुल्क के अंदर वो सैलाब का पानी भेज रहा है, मेरे मुल्क की तबाही का जुम्मेदार जो है, सर मेरे बलोचिस्तान में आग लगाई है, बलोचिस्तान में उसने लगाई है, KPK में उसने लगाई है,
पंजाब के अंदर उसने लगाई है। कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें हम जब दहशतगर्द पकड़ते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये अमरीकी ये उसके इंडियन एजेंट है, ये रा के पेरोल पे है। तो हमें क्या ज़रूरत है उसे हाथ मिलाने की? हमें तो ये ज़रूरत है कि हम उनको उनके साथ जब मैच खेलें तो उनको एक ऐसी इबरतनाक शिकस्त दें बिल्कुल कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा है कि हमें हाथ मिलाने साड़ी ताई दे पुत्र ने। हाँ, ये बिल्कुल मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि यार वो दुश्मन है, वो मिलाए भी तो तुम पीछे हो जाओ। आप हाथ मिलाने को लेके इतना जज्बाती हो गए कि आपने सारा उधर आगे, और जो टीम अब यूएई से भी कल जीती है राना साहब, मुझे बताया कल जिनसे हाथ मिलाए हैं बड़े चंचराल थे ने मुझे बताया ना किया क्या है। और लोगों की दुआओं से जीते हैं, अल्लाह की कसम। हम सब ने बैठ के या अल्लाह जीत जान, या अल्लाह जीत जान। अब तो यही करते हैं ना दुआ। अब मुझे बता दें, चले हमने बहुत बड़ी फतह इंडिया के खिलाफ हासिल की, बेशक, जिसमें हमें हमारे सीने जो है ना इस तरह हो रहा है, पूरी दुनिया इसको मानती है। बिल्कुल, ये जो एग्रीमेंट हमारे साथ हो रहे हैं ऐसे ही नहीं हो रहे, ऐसे नहीं हो। अब मुझे बताएं, हमें पता है कि एशिया कप में कौन खेलने आ रहा है। हमें उनकी टीम जो है, आपके खिलाफ नफरत की ये इंतहा है कि उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट में डेट दायर की जाती है। एक शख्स करता है कि इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाती है कि इंडियन टीम को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, इस एशिया कप में ही नहीं जाना चाहिए। वो इतने मुतस्मी हैं जो आपके मुल्क में अपनी टीम को भेजने के लिए तैयार नहीं है। एशिया कप के मेज़बान आप हैं और आपको न्यूट्रल वेन्यू मुंतखब करना पड़ गया। एशिया कप के मेज़बान आप हैं और आप इंडिया जो है वो हर चीज़ अपनी मर्जी से मनवा रहा है। तो फिर आप ये तोको रखें कि ताना लो जफियाँ पान, हाथ नहीं मिलाया और हम सोग बनाए कि जी हमसे हाथ नहीं मिलाया, हम रेफरी से रुस गए हैं, हम आईसीसी से। नहीं सर, हमें क्या चाहिए था? हमें ये जवाब देना चाहिए, हाथ नहीं मिलाया, कोई बात नहीं। हम इनको बताएंगे कि हाथ ना मिलाने का नतीजा क्या होता है। वो होता फतह की सूरत में हम अगले मैच जीतते, हम अगले मैच में भी जीते इनसे। ये दुआ करना वैसे सर, मैं तो कहता हूं कि बेहतर हल ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान का फैसला है वो जंग में रख ले, मैच पे ना ही डालें राणा साहब। ये मैच वाला काम जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ, मैच पे ना डालें। जंग वाला ठीक है, वो अल्लाह खैर करेगा हमारी माशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह अगर खुदा न खास्ता को वो ऐसा एडवेंचर करते हैं तो उनकी टेंड कर देंगे, लेकिन मैच वाला तो छोड़ ही दें बिल्कुल। जिस तरीके से कल यूएई से दुआएं जैसे अब बता रहे करके ना। सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल से, जिसने सिंध में दाखिल होना है लेकिन इस वक्त जनूबी पंजाब के अंदर मौजूद है। और वहाँ के कई इलाके जो हैं, जलालपुर, पीरवाला समेत, जहाँ पर तबाही मचाई हुई है उन्होंने, पानी वहाँ से आगे नहीं जा रहा बल्कि वापस आना शुरू हो गया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट तज्जियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। सैलाब की बात करेंगे जिसने सिंध में दाखिल होना था और इस वक्त जनूबी पंजाब के बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें जलालपुर, पीरवाला का तो आपने सुना ही होगा, टीवी चैनल्स के अंदर दिखा रहे हैं। लोधरा की तरफ भी ये जा रहा है। फिर उसके अलावा क्रैशी वाला इलाका है, मलकपुर, सुई वाला, कश्मोरपुर, हाजीपुल, ये मुख्तलिफ इलाके हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब आ रहे हैं। और बेसिकली वो कहा जा रहा है कि जी पानी आगे जाने की बजाय रिवर्स आना शुरू हो गया है। राणा साहब, ये क्या होता है? सैलाब आता है ना तो हमारे लिए मसले मसाइल चाहे कोई भी सूबा हो खड़े हो जाते हैं। क्या हम कोई प्लानिंग नहीं करते इस तरह की, या हमारी प्लानिंग होती है और वो काम ज़्यादा बढ़ जाता है, या हमारी प्लानिंग होती नहीं है और काम भी बढ़ जाता है? एक रिपोर्ट है जो कल सरकारी रिपोर्ट थी, जो हुकूमती ज़िम्मेदार था उसने कहा कि हमने इस सैलाब के आने से 1 माह पहले बता दिया था कि इस दफ़ा इतनी बारिशें ज़्यादा होंगी, सैलाब भी आएगा और ये हदशात हैं। और ये पानी कोई 1 घंटे में नहीं आया, पानी कई दिनों में पहुंचा। जब भारत के अंदर सैलाब आया, भारतीय पंजाब तबाह होना शुरू हुआ, तो उसके बाद कोई रास्ता तीसरा तो था नहीं उनके पास। जब आपको पता ना एक ही नाला है, मतलब एक ही जगह जहाँ से पानी आना है, बेशक, तो हमें ये सोचना चाहिए। हमने आज तक पिछले सैलाब में भी हमने कहा कि सब बंदोबस्त कर लेंगे, हमने आज तक बंदोबस्त किया क्या? हमने कुछ भी नहीं किया। सैलाब हमेशा पानी रिवर्स होता है, ये एक बिल्कुल चीज़ है। जब आप पेट बड़ा करने की बजाय छोटा कर देंगे तो पानी रिवर्स होगा। और अगर पानी अब लोधरा की तरफ आ रहा है, अगर आप पानी ओज शरीफ की तरफ आ रहा है, तो आप एक बात जहन में रखिएगा, ये उससे ज़्यादा तबाही मचाएगा। और छोटी तबाही नहीं होगी, बड़ी तबाही होगी। हम अब देखना ये है कि मैंने नहीं ये बात की, ये मुसद्दक मलक ने बात की कि चंद लोगों के रिजॉर्ट बचाने के लिए गरीबों की
आबादियाँ जो हैं वो बिल्कुल दरियाबुर्द कर दी गई। ख्वाजा आसफ साहब ने जिस कंपनी का नाम लिया था वो कंपनी मेरी और आपकी तो नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर और वाज़ेह हैं। और जब हमारे वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि हम तो 30 साल पीछे चले गए हैं, तो इस 30 साल पीछे जाने का ज़िम्मेदार इमरान खान नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान नहीं है। वो ज़िम्मेदार जो हैं वो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जो भी हुकूमत हो वो। मुझे बताएं क्या होता है, सैलाब आपके मुल्क में आया, आप जापान में बैठे हुए हैं। सैलाब आपके मुल्क में आया है, सिंध में सैलाब दाखिल हो रहा है, जरदारी साहब जो हैं वो चाइना के दौरे पे हैं। चले वज़ीर आज़म साहब की तो समझ आती है कि वो एक अहम तरीन मिशन पे गए। तो बाकी जो हुक्मरान हैं, मुझे दुनिया के हर खित्ते से यही होता है कि अगर खुदा न खासा मुल्क में आफत आए तो सब इकट्ठे होते हैं। उसके बताएं इस आफत पे क्या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? क्या आप मुझे बताएं, क्या तमाम पार्टियों को कहा गया है कि आइए मिलकर इस आफत का मुकाबला करें, आइए मिलकर जो है हम ये कुछ चीज़ करें? क्या आपने ये सुना है कि जिनकी तनख्वाहें लाखों रुपया बढ़ाई थी, कहा उन्हें कहा जाए कि आपकी तनख्वाहें ख़त्म कर दी गई हैं और आपके ये पैसे जो है सैलाब ज़दगान के लिए जाएंगे? जाकर देखें जनाब, जहाँ पर कोई सरकारी ज़िम्मेदार जाता है, मैं आपके इश्तिहारात की वजह से भैया नाम नहीं लेता, तो उस वक्त तो वहाँ पे दरादर खाना भी मिल जाता है और 7 मिनट नहीं गुजरते निकलते हैं लोग तो लोगों को डंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक हमें सैलाब ने मारा, दूसरा हमें अपनों ने मारा, और तीसरा बीमारी मारेगी, चौथा हमें कहत मारेगा, और पांचवा हमें महंगाई मारेगी। मैं राना साहब ये बिल्कुल लास्ट में एक चीज़ ये ऐड करना चाहता हूँ। हमारे प्रोड्यूसर शाकिर हैं, वो उसी लोधरा से करीब ही उनका रिहाइश है, उनकी अपनी फैमिली से बातचीत होती है। वो ये बता रहे हैं कि जिन एरिया से पानी गया है राना साहब, वहाँ से आप कह रहे हैं ना फलाने मारा, राना साहब वहाँ से लाशें निकलनी शुरू हो गई हैं। और वहाँ पर जो लोग डूब गए, जो कोई लापता है, लोगों को था ना डूब गया या लापता है कहीं, उनकी लाशें निकलना शुरू हो गई हैं और कई लाशें वहाँ से मिली हैं। और इतलात ये है कि जैसे जैसे ये पानी निकलेगा तो राना साहब वहाँ से और डूबे हुए लोग जो डूब के मर गए, वो उनकी जो है लाशें वहाँ से निकलेंगी। बिल्कुल इसी तरह है, 100% इसी तरह है। लेकिन आप सोचने वाली बात यह है कि ये सब कुछ निकलेगा, सब कुछ होगा, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमसे टैक्स कौन लेता है? हमारे ऊपर हुक्मरानी कौन करता है? इस सैलाब को रोकने के लिए, इस सैलाब के नुकसानात से बचने के लिए मुतबादल नहरें किसने बनानी थी? इस सारे मामले से बचने के लिए इंतज़ामिया को किसने कहना था? आज के दिन तक जहाँ पर कश्ती नहीं पहुँच सकी, मुझे बताएं, मुझे एक शख्स ने कहा लोग घरों से नहीं निकलते, क्या करें बेचारे? जो घर से निकलता, जो पिछला सामान है वो चोर ले जाते हैं। अगर वो घर में रहता है तो उसे मौत आके घेर लेती है। वो बेचारा तो सैलाबज़दा शख्स तो दोनों तरफ से मर गया, उसको तो एक होता है ना, एक सहूलत नाम की चीज़, वो भी नहीं दी गई। अच्छा, पीर ये जो है जलालपुर पीर वाला, वहाँ तो इंसानियत भी शर्मा गई। वो एक खबर आपकी भी नज़र से गुजरी थी कि लोग जो कश्तियाँ हैं जिनके पास, वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए या डेड बॉडीज़ निकालने के लिए 5-5 लाख रुपए क्लेम कर रहे थे। वो फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उन्होंने कहा नहीं भाई सारी कश्तियाँ हम ही चलाएंगे। तो ये इंसानियत, जलजला आता है सॉरी राना साहब, जब जलजला आता है क्या होता है? यहाँ से आपने देखा है लोग रोते हुए अपने प्यारों के पास जाने के लिए, वो बसों वाले बैठे हैं, वो किराए उन्होंने 3-3 गुना कर दिए हैं। कोई आफत आती है हमारे यहाँ पर दिहाड़ी लगाने निकलते हैं। हमें बिन हैसल कौम भी राना साहब कुछ समझना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए कि अगर कोई मुश्किल में है तो मेरा ख्याल है साथ उनके होना चाहिए, बजाय इसके कि अपना कारोबार बना लें उसको। देखें, ये जिम्मेदारी मैं फिर कहता हूँ रियासत की होती है। रियासत का काम होता है कि आफत के वक्त सारे काम छोड़ के रियासत जो है वहाँ पे सबको इकट्ठा करके पहुँचे और उसके बाद जाके ये मामला देखें। ये जिम्मेदारी रियासत की होती है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। राना साहब, सैलाब पे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये इस वक्त जलालपुर पीर वाला जिसकी हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पे सबसे ज़्यादा वो दिखाया जा रहा है कि तबाही मची पड़ी है। वहाँ के एक शहरी हैं जिनसे हमने रब्ता किया ताकि हम उनसे वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में आगाह हो सके। जी मलिक साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर, और कितनी तबाही मची और क्या पानी की वापसी शुरू हो गई है? शादाब साहब, गुजारिश ये है कि जलालपुर पीर वाला हमारा जो है ना बहुत सरसब्ज़ व शादाब इलाका है। तकरीबन ये 7 तारीख से सैलाब आना शुरू हुआ है। जलालपुर की जो है ना मगरिब साइड जो है, मुल्तान रोड से मगरिब साइड दरिया चनाब तक, ये इलाका सबसे पहले इफ़ेक्ट हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ने जो अदाद शुमार दिए थे पानी के, तो हमारे अंदाज़े के मुताबिक तो ये अदाद शुमार जो है ना शायद सही ना हो कि ये बहुत बड़ा पानी था। गवर्नमेंट ने तकरीबन दोनों दरियाओं का पानी मिला के बताया है कोई 11-12 लाख, लेकिन हमारा अंदाज़ा ये है कि ये पानी जो है ना ये कोई 20 लाख के करीब भी हो सकता है।
कि अनलिमिटेड पानी था, अनकाउंटेबल पानी था। पाकिस्तान बनने से पहले तकरीबन 100 साल के लोगों ने अंदाज़ा लगाया 100 साल तक पहले इस तरह का फ्लड नहीं आया। अच्छा, बदकिस्मती ये हो गई है कि जलालपुर पीरवाला में मोटरवे बना है। जो मोटरवे जब बना है उस वक्त, उसके पहले या उसके बाद में ये फ्लड का कोई निशान तक इत्तफाक नहीं था। मोटरवे के जो इंजीनियर्स आए हैं उन्होंने इसको जब डिज़ाइन किया है तो उन्होंने इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा शायद कि ये दरिया का जो बेट का इलाका है इसके लिए हम खुली जगह रास्ते दें पानी के। सतलुज का पानी था, ये बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, पीछे से प्रेशर बढ़ता रहा है, आगे ब्लॉकिंग हो गई है, हेड नद पे पूरी क्रॉसिंग नहीं हुई। कुछ हमें ये इतलात भी हैं कि हेड पंजनद को भी कुछ सियासी लोगों ने कुछ अप्रोच करके उसको रात को बंद कर दिया जाता रहा है, दिन को खोला जाता रहा है। अगर वो 24 घंटे हेड खुला होता तो फिर भी ये प्रेशर इतना यहाँ पे नहीं बनना था। जब दरिया ब्लॉक हुआ है सतलुज तो उसने पीछे बैक पानी किया है, बैक फिर जलालपुर बिल्कुल उसके नज़दीक था, फिर पर उसने शहर पे चढ़ाई कर दी है दरिया ने। राजे भुट्टे का जब बंद टूटा है तो वो तो बेपनाह पानी, वो 15-20 फुट की गहराई खड़ाई के ऊपर पानी जो खड़ा था वो एकदम से अंदर आया है। उससे ये सबसे पहले जो है ना, ये मौजा राजा भुट्टा, मौजा कन्नू, मौजा बस्ती लांग और मौजा सबरा और ये सारे इलाके से इलाके आगे चलता चलता परमर रोड पानी ने क्रॉस कर लिया। पानी की जो तकरीबन ऊंचाई थी वो 8 फीट से ऊपर थी। अब ये पानी जहाँ पे भर गया अचानक एकदम से, ये वो इलाके थे जहाँ पहले कभी पानी 100 साल तक पानी कभी दरिया का नहीं आया था। यहाँ के लोग नीचे जगहों पे बैठे थे। जो बेट के लोग हैं मगरब साइड पे, उन्होंने ऊंचे थड़े बनाए हुए थे, वो वहाँ पे बैठते थे। उनके मकान कुछ महफूज रहे हैं, लेकिन ये जो लोग थे इन पर तो नागहानी आफत आई है। इनके जो मकान थे बिल्कुल वो निचली जगह पे थे, इनके छतों के ऊपर से पानी गुजर गया है। लोग जो है ना सारे कुछ चीज़ें भी उठा नहीं सके, सब चीज़ें छोड़ के जान बचा के भागे हैं। बहुत से लोग फंस गए हैं। इनको रेस्क्यू के लिए फिर गवर्नमेंट की तवज्जो वो मगरिब साइड पर ज़्यादा थी, तो मशरिक साइड पे अचानक जो नागहानी आफत आई है वहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट के इदारे और प्राइवेट इदारे वो रेस्क्यू करने के लिए पहले 1-2 दिन तो गया कोई नहीं, उसके बाद फिर प्राइवेट इदारे, फिर बाद में गवर्नमेंट का शोर शराबे पे, गवर्नमेंट जो है ना आवाम के शोर शराबे पे गवर्नमेंट के इदारे भी कुछ गए हैं लोगों को रेस्क्यू कर ले, लेकिन लोगों के जो माल जो है ना, लोगों के जानवर और लोगों के घरों का सामान वो बहुत ज़ाया हो। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब, आपने मुझे टाइम दिया। नाज़रीन, आइंदा जुमेरात नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।